हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे डेट इज़ न्यू टॉपिक दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में अगर बात करते हैं तो पहला आता है हेट्रोजीनिटी। हेट्रोजीनियस का मतलब हेट्रोजीनियस इन नेचर। जनरली कोलाइड्स जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, दैट मीन्स दे आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ सेकेंड इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब होता है दैट इज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करना है। किसका? दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो विद द वेरी स्लो रेट दे विल डिफ्यूज। ठीक है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन इट्स अ टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फिल्टरेबिलिटी, फिल्ट्रेशन करना। तो वी वेरी वेल नो कि कोलाइड्स कैन ओनली बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर विच इज एक्टिंग एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बट नॉट थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्ट साइज बड़े होते हैं, इस वजह से उनसे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। ठीक है, देन इज नॉन सेटलिंग नेचर। कोलाइडल पार्टिकल जब बात आती है सेटलिंग की तो फिर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो इन पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, बट दे कैन ओनली बी सेटल्ड बाय सेंट्रिफिकेशन मेथड। ये बात याद रखना कि जब पार्टिकल की बात करते हैं दीज सोल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी बट ओनली बी सेटल्ड बाय सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन मतलब स्टेयरिंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में तीरी से किसी भी चीज़ को घुमाना, वी कॉल्ड एज सेंट्रिफिकेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। देखो दो तरह के कोलाइड्स है, लायोफोबिक और लायोफिलिक। जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी की बात करें या सरफेस टेंशन की बात करें तो जनरली क्या होता है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम के प्रति उनकी विस्कोसिटी और उनका सरफेस टेंशन लगभग एक जैसा ही होता है। लेकिन जब लायोफिलिक की बात करेंगे तो विस्कोसिटी तो बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन विस्कोसिटी बढ़ जाती है और सरफेस टेंशन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? इट इज़ ड्यू टू सॉल्वेशन। ये बात याद रखना कि सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण, सॉल्वेशन मतलब गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर, एनी लिक्विड पार्टिकल। अगर वाटर है तो हाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखना, फिलिक में मीडियम और डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन पार्टिकल, डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स आपस में बहुत जल्दी हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और सरफेस टेंशन कम हो जाता है। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से ना ही नॉर्मल फिल्टर पेपर और ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ये फिल्टर हो पाएंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट हियर। सो देखिए बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है इसकी। देखो सॉल्यूशन में आपने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इट डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर मासेस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती हुई है दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मास। जैसे बेटा याद करो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है। ठीक है, पाई क्या था? इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। सी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स पर इनटू वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर इनटू आर इनटू टी, फिर आर इज है गैस कांस्टेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करेंगे तो पाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मैं सॉल्यूट को बी से शो कर रहा हूँ, आर टी अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि पाई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आ गया। तो आप बेटा याद रखना सारी की सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलती है मॉलिकुलर मासेस के। मॉलिकुलर मासेस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक और चीज़ याद रखनी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलती है आपको। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट नॉर्मली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो हम बोलते हैं। इन कोलाइड स्टेट में अगर बात करते हैं, ठीक है, कोलाइड स्टेट में क्या होता है? इन कोलाइड स्टेट, इन कोलाइडल स्टेट जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स गेट एग्रीगेटेड। पार्टिकल जो होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। एग्रीगेट टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं
कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों में से किसकी कोलगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी? तो सीधी सी बात है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती हैं उनकी लेस कोलगेटिव प्रॉपर्टी होती है देन द ट्रू सॉल्यूशंस। तो याद रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स आर या हैव लेसर वैल्यू देन ट्रू सॉल्यूशन। आई थिंक समझ में आ गया, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ तो बिगर मॉलिक्यूल होने की वजह से मॉलिक्यूल मास बढ़ गया आपका। तो हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लेसर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कंटेनिंग इन द सेम अमाउंट। ये बात देखना, हम जो कंपेयर कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन हैविंग सेम अमाउंट, आप अमाउंट सेम करके बात कर रहे हो तब जाके ये बोल रहे हो, दैट इज सेम अमाउंट, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी तभी जाके आप कंपैरिजन कर पाते हो। ऑलराइट, नाउ important eighth property we call as optical property. Eighth property is very important here, जो कि आपकी आती है optical property. Now see, optical property. Optical property जो effect है उसको बोलते हैं हम लोग Tyndall effect. Tyndall effect बोला जाता है कोलाइड्स की टर्म्स में। नो सी, पहले तो बात करते हैं डेफिनेशन। आपने देखो लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है ना? तो इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, लाइट का स्कैटर्ड होना बाय द कोलाइडल पार्टिकल, और उसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट path of beam become visible. As a result, path of beam become visible, forming a Tyndall cone. यहाँ पे Tyndall cone भी बनता है, is called as Tyndall effect. कैसे समझते हैं? मान लीजिए बेटा ये कोलाइडल पार्टिकल है, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आई, और इस कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू वो स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड होके कुछ एंगल बनाया थीटा, तो इसे हम बोलते हैं, ये जो आया ना, दैट इज दिस एंगल वी कॉल्ड एज टिंडल कोन। ये टिंडल कोन बना देती है आपकी, वी कॉल्ड एज टिंडल कोन। टिंडल कोन बना दिया इसने विद सम एंगल। सो स्कैटरिंग होना, लाइट का स्कैटर्ड हुआ बाय द कोलाइडल पार्टिकल, और वो उसका जो बीम जा रहा है वो साफ आपको दिखाई दे रहा है। द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसमें दो बातें याद रखनी है कि सबसे पहले इसको जो ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे, फैराडे ने तो उसको ऑब्जर्व किया था, बट एंड डिटेल स्टडी बाय टिंडल, इसीलिए नाम पड़ा है इसका टिंडल इफेक्ट। टिंडल के द्वारा डिटेल स्टडी किया गया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहा गया था। ठीक है, सोल पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्व करते हैं एंड बिकम सेल्फ लुमिनस। सोल पार्टिकल absorb light and become self luminance। सेल्फ लुमिनेंस मतलब अपने आप चमकना, ठीक है। और जो लाइट स्कैटर्ड गई है वो सभी डायरेक्शन में जाती है, एंड हम क्या बोल सकते हैं इसको, एंड द स्कैटर्ड लाइट अपीयर इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शन में मूव कर जाती है बेटा। समझ में आया? नाउ ये तो होगी बेटा टिंडल इफेक्ट की बातें। अब हम इस पे स्पेशल बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स की अगर बात करें, फैक्टर्स, तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है इसका वेवलेंथ। वेवलेंथ बेटा समझना बात को, जो स्कैटरिंग फिनोमेना है, तो स्कैटरिंग फिनोमेना वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और यही रीज़न है कि स्कैटरिंग जो होती है वो ब्लू वॉयलेट लाइट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। तो हम बोलते हैं कि स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ।
ठीक है, वेवलेंथ के इन्वर्सली पोर्शन मिलता है, मतलब जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा स्कैटरिंग फिनोमेना शो करने वाला है। ऑलराइट, और यहाँ पे ये भी बात याद रख सकते हो आप कि दैट इज़ वाई ब्लू वायलेट जो लाइट होती है, लाइट हैज़ मैक्सिमम स्कैटरिंग। क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, ब्लू वायलेट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा छोटी होती है। नाउ सेकंड जो आता है दैट इज़ द साइज़। ये साइज़ पे भी डिपेंड करती है, पार्टिकल साइज़ पे, कि पार्टिकल साइज़ कैसा है। तो बेटा याद रखना, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा लाइट उसमें एंटर हो पाएगी और उतना ही ज़्यादा स्कैटर कर पाएगी। छोटा साइज़ होगा, लाइट कम एंटर होगी, कम स्कैटरिंग होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, लार्जर द साइज ऑफ द कोलाइड मोर इज द स्कैटरिंग, या लार्जर इज द स्कैटरिंग। तो लार्जर द साइज ऑफ कोलाइड, लार्जर इज द स्कैटरिंग, लार्जर इज द स्कैटरिंग। और यहीं से एक बात समझ लो आप कि लायोफोबिक की अगर बात करते हैं और लायोफिलिक की बात करते हैं तो इनमें से किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो बेटा याद रखना, दिस इज़ द ओनली रीज़न साइज़, लायोफोबिक का साइज़ बड़ा होता है क्योंकि आपस में जुड़ नहीं पाते वो, और जुड़ नहीं पाते तो फिर वो वीकली जुड़ते हैं। लायोफोबिक जो पार्टिकल जब हम बनाते हैं तो उनका साइज़, अगर पार्टिकल साइज़ की बात करें तो लायोफोबिक का बड़ा मिलेगा, लायोफिलिक का छोटा मिलता है जनरली। तो लायोफोबिक पार्टिकल जो होते हैं दे आर इन बिगर साइज एंड देयरफॉर दे शो मोर स्कैटरिंग। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट याद रखना है। पहले तो याद रखना है कि लायोफोबिक पार्टिकल्स जो होते हैं शो मोर स्कैटरिंग। और एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स में स्कैटरिंग फिनोमेना कौन शो करेगा, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो काफ़ी छोटे होंगे तो स्कैटरिंग उनसे पॉसिबल इतना आसानी से होगा नहीं। कोलाइडल पार्टिकल में भी वही पार्टिकल शो कर पाते हैं जनरली जिनके साइज थोड़ा सा बड़ा मिलते हैं। छोटे पार्टिकल 1 नैनोमीटर के पार्टिकल भी शो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कम स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल 100 नैनोमीटर के आसपास के जो रेंज के होंगे पार्टिकल्स वो ज़्यादा अच्छे से शो कर पाएंगे। तो याद रखना, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन शो स्कैटरिंग फिनोमेना। और जो थर्ड फैक्टर आता है इसका वो होता है आपका दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, जो डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर आता है दैट इज द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसको मैं डेल्टा म्यू से शो करता हूँ। तो बेटा याद रखना, जितना ज़्यादा किसी पार्टिकल का, जनरली अगर कोलाइड की टर्म्स में बात करें तो डिस्पर्शन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो नियरली इक्वल टू द डिस्पर्शन फेज पार्टिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्शन फेज पार्टिकल आर नियरली द सेम, उनका कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो जब स्कैटरिंग की बात करते हैं तो स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग जो होगी वो डिपेंड करती है डेल्टा म्यू पर, मतलब कितना ज़्यादा उनमें डिफरेंस आ रहा है रिफ्रैक्शन के अंदर। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी आपकी। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स में जो डेली लाइफ में या फिर आपके दिखाई देते हैं नॉर्मली। तो कौन कौन से आपके एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका आ जाता है जो नॉर्मली आपको दिखता है, दैट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, twinkling of stars. Then second is blue color of sea and sky. दोनों का ही, सी का भी ब्लू कलर होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग, स्काई का भी होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग। स्काई में कैसे बोलेंगे हम कि स्काई के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपके कोलाइडल रेंज के होते हैं, इससे लाइट जाती है, पास होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है लाइट, और स्कैटरिंग होने की वजह से फिर वो क्या होता है, आपका ब्लू कलर अपीयर करती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट, विजिबिलिटी ऑफ टेल ऑफ कॉमेट। जो कॉमेट होता है, ठीक है, उसके जो टेल होती है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि कोलाइडल रेंज की होती हैं। जब उनसे लाइट, स्टार्स वगैरह की जो लाइट जाती है तो वो हमें क्या होता है, विजिबल दिखाई देता है, और इसी वजह से उसके टेल दिखती है। दरअसल टेल नहीं होती, वो डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कोलाइडल रेंज में होते हैं। कॉमेट के ही पार्टिकल जो एयर फ्रिक्शन के कारण टूटते हुए दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। फोर्थ आ जाती है आपकी दैट इज़ विजिबिलिटी या अपीयरेंस ऑफ बीम ऑफ लाइट
इन डार्क रूम, आपने देखा होगा नॉर्मली घर में भी होता कई बार, या फिर फॉरेस्ट के अंदर या रूम के अंदर पूरा रूम को डार्क रूम कर दो, उसके में एक छोटा सा होल क्रिएट कर दो, फिर लाइट की बीम जब पास ऑन होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ से वो बीम दिखाई दे रही है, वो विजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो स्कैटरिंग कर रही है लाइट को, दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इवन दो विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टर लाइट, विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर लाइट एंड इवन सर्कस लाइट, जो सर्कस की लाइट होती है काफ़ी दूर तक जाती दिखाई देती है हमें, तो वो सारे कुछ विजिबल इसके हो रहा है। एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जो टिंडल इफेक्ट होता है, जो आपका टिंडल इफेक्ट है, इट डिस्टिंग्विश कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से कोलाइडल पार्टिकल को बड़े अच्छे से डिस्टिंग्विश करता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल समझो बेटा, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने ले लिया NaCl, ठीक है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, इट्स ए ट्रू सॉल्यूशन, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन बन गया। और दूसरे बीकर में आप ले लो दैट इज़ मिल्क, जो कि कोलाइड है आपका, ठीक है, इसमें मिल्क ले लो आप, दिस इज कोलाइड। और अब इसमें से क्या करो, लाइट पास करवाओ, लेज़र लाइट ले लो या फिर कुछ और ले लो, बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो बीम ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, ट्रू सॉल्यूशन में तो आपको अपीयर नहीं होगा, लेकिन जब आप देखोगे इसके अंदर से तो यहाँ से साफ जाती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है, ये लाइट आपको साफ दिखाई देगी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से लाइट बहुत आसानी से दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग, एक पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेगा, फिर वो दूसरे पार्टिकल में, तो उसकी बीम अपीयर हो जाएगी जाते हुए। गॉट इट? समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है दैट इज 8th काइनेटिक प्रॉपर्टी, या फिर इसी को आप बोल सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इसी का नाम होता है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। इसी को कहते हैं अपन ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ सी होता क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट जो था इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा देखा गया था इन 1821 के अंदर, 27 के आई थिंक, ठीक है, 1827 के अंदर था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, ये बात याद रखना, ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट। ये प्लांट्स वगैरह पे काम कर रहे थे while working on aquatic cross pollination। अब बेटा आपको अच्छे से पता होगा कि एक्वेटिक का मतलब तो होता है पानी, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होता है उसका मूवमेंट होना फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तक। जैसे थोड़ा सा बात समझिए बेटा इस बात को, पॉलिनेशन का मतलब तभी जाके समझ में आएगा आपका बाकी सिचुएशन। देखो होता क्या है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, हम बात करते हैं दैट इज़ मेल पार्ट, आपने 10th में पढ़ा होगा सारी बातें, ठीक है, और द फीमेल पार्ट, मेल एंड द फीमेल पार्ट, ठीक है, इस तरह से होता है। बाकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा है इसके। देखिए बेटा, ये होता है इसका फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। और ये होता है एंथर, इसको हम एंथर बोलते हैं, दिस इज एंथर, जो कि मेल पार्ट है आपका, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। अब इस एंथर को अगर ट्रांसवर्स सेक्शन हम काट के देखें, माइक्रोस्कोप व्यू से देखना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस तरह से होगा, ठीक है। इस पूरे को सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग पॉलन सैक। सैक मतलब बैग, और इनके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन,
दैट इज पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनका साइज जो होता है 1 to 100 नैनोमीटर का होता है, मतलब ये कोलाइडल रेंज के होते हैं। एट द टाइम ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, जब फर्टिलाइजेशन के लिए प्लांट के लिए पास फेवरेबल कंडीशन होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि इनकी वॉल रप्चर्ड हो जाती है और ये पॉलन ग्रेन्स हवा में गिर जाते हैं। और हवा में गिरने के बाद में किसी भी मोड के थ्रू एटमॉस्फेयर में आगे, अब वो किसी भी मोड के थ्रू, चाहे हो सकता है वाटर के थ्रू या फिर हो सकता है आपके एयर के थ्रू या फिर प्लांट कोई एनिमल के थ्रू, बैट्स के थ्रू, रेट्स के थ्रू, किसी के थ्रू भी ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद जाते हैं ये एग के साथ। दिस इज़ द फीमेल गैमेट, ठीक है, इसके साथ फर्टिलाइज होके नया सीड्स देते हैं आपको। दिस इज़ द पॉलिनेशन। मतलब इन पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होना कहाँ पे, स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होना स्टिग्मा तक बाय एनी मोड इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब ये सेल्स में भी हो सकता है, सेम फ्लावर में भी हो सकता है और दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है। तो इसका जो पॉलन ग्रेन है अगर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट होता है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, वन इज द सेल्फ, अनदर इज द क्रॉस। तो सेल्फ का हो गया सेम फ्लावर के अंदर, क्रॉस का हो गया डिफरेंट फ्लावर के अंदर। अब यहाँ बात की कि एक्वेटिक, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि वो एक्वेटिक प्लांट्स पे काम कर रहे थे। तो एक्वेटिक प्लांट में उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी बेटा। वो ऑब्जर्वेशन क्या था इनका, जैसे ये मान लो पानी है और पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे गिर गया, ठीक है। जैसे वो गिरा यहाँ पर तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल था कोलाइडल पार्टिकल, ये कभी इधर गया, 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 मतलब इनका जिगजैग मोशन होना शुरू हो गया। एंड दिस जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में आया? तो जो जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल का इन द मीडियम, तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल particle in the medium is called, उसे हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बेटा इसका कॉज क्या था, इसका कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ है, ये फिनोमेना ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा बात समझिए, कहाँ गया ये, मीडियम पे जाके देखे, मीडियम के पार्टिकल पे जाके गिर गया है, ठीक है। अब क्योंकि इनका पार्टिकल, अब सपोज करो यहाँ पे पत्थर होता सीधा नीचे का सेटल होता है, लेकिन हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल पे ग्रेविटी का इतना असर नहीं होता ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं होता, ना ही ट्रू सॉल्यूशन पे होता, नहीं इन पे होता, काफ़ी लाइटर वेट के होते हैं इस वजह से। तो जैसे ये यहाँ पे गया तो मीडियम पार्टिकल ने क्या किया, इसको कॉलिजन मारा, टक्कर की, एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन ये इधर खिसक गया, फिर इसको इधर से टक्कर मिली तो इधर खिसक गया, इधर से टक्कर मिली तो इधर खिसक गया। तो मतलब बार बार मीडियम के पार्टिकल्स को कोलाइड करते गए और ये विग्रसली मूव करता गया, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू द collision of the colloidal particle by the medium particle। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि इट इज़ ड्यू टू द collision of the colloidal particle बाय द मीडियम पार्टिकल, मतलब मीडियम पार्टिकल इसको बार बार कॉलिजन करता गया, एंड ड्यू टू दिस दे इम्पार्ट मोमेंटम। तो ये बात याद रखना है, ड्यू टू दिस दे इम्पार्ट मोमेंटम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अक्वायर स्टेबिलिटी। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा कि वाई ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स। ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबिलिटी बताती है कोलाइड्स की, वाई, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट में जिगजैग मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल का, और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल बाय द मीडियम पार्टिकल, जिसकी वजह से वो मोमेंटम गेन कर लेते हैं और स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड की स्टेबिलिटी हमें समझाती है कि कोलाइड स्टेबल क्यों होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि क्या क्या फीचर्स हैं ब्राउनियन मूवमेंट के, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। नाउ सी,
आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। नाउ बात करते हैं, अच्छा बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, एक बात याद रखना कि एक साइंटिस्ट है जिग्मॉन्डी, दैट इज ही डिस्कवर्ड द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जेड साइलेंट होता है, सिग्मॉन्डी बोलते हैं इसको, सिग्मॉन्डी, ठीक है। इन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इन्होंने एक चीज़ बताई थी, ही नोटिस दैट कि जो मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल के अंदर, सोल पार्टिकल के अंदर, ठीक है, वो विग्रसली होता है देन द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब अगर छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल ले लोगे, आप ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल ले लोगे, तो वो मूवमेंट इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे जितने आसानी से कोलाइडल पार्टिकल कर गए थे। तो जिग्मॉन्डी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, he observed, क्या ऑब्जर्व किया उसने, he observed that soul particle move vigorously then the true solution particle, या स्मॉलर पार्टिकल आप बोल सकते हो, कि छोटे पार्टिकल के कंपैरेटिव, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कंपैरेटिव अगर बात की जाए तो जो सोल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो विग्रसली मूव करते हैं इनटू द मीडियम, ठीक है। अब बात करें इसकी एप्लीकेशंस पे, दैट इज फीचर्स ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। पहली प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है कि कितने साइज तक, कितने पार्टिकल साइज तक ये ऑब्जर्व हो सकता है। तो इट ऑब्जर्व अप टिल, याद रखना, इट ऑब्जर्व्ड अप टू 0.5, अप टू पार्टिकल साइज ऑफ 0.5 माइक्रोन्स। इतने साइज के अगर आपको मिल जाते हैं पार्टिकल साइज, तो उसमें ऑब्जर्व बहुत आसानी से होता है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं कि मूवमेंट होने के लिए आपको देखो पार्टिकल का साइज़ छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा तो आसानी से फ्रीक्वेंटली करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्टिकल साइज़ छोटा जितना होगा उतनी आसानी से रैपिडली मूव करेगा। तो ये बात आप याद रखना, स्मॉलर द पार्टिकल मोर रैपिड इज़ द मोशन। तो हम बोलेंगे स्मॉलर द पार्टिकल साइज मोर इज़ द मूवमेंट, उसका मूवमेंट बहुत आसानी से होगा। फिर बड़ा पार्टिकल ले लोगे तो ग्रेविटी लगने लग जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा आसानी से, तो ये एक रीज़न बन जाता है इसका। नाउ थर्ड इज मूवमेंट जो होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम एंड ऑल्सो एग्जिस्ट टिल लास्ट। जब तक मीडियम के पास एनर्जी है तब तक ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे याद रखना, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल do not depend on the wavelength of light and दूसरी बात, do not depend on, किस पे, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ एंड डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। कितना टाइम ले सकता है। एंड लास्ट हम इसको कैसे बोलेंगे, डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम एंड एग्जिस्ट टिल लास्ट, एग्जिस्ट टिल लास्ट। जब तक मीडियम के पास में एनर्जी है तब तक ये फिनोमेना होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। पार्टिकल्स के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो पार्टिकल बड़े फ्रीक्वेंटली मूव करेगा, ठीक है। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी आसानी से फ्रीक्वेंटली वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। नाउ कहाँ इसको और अप्लाई किया था, एक बात याद रखना, इट
एवोगैड्रो नंबर को डिटर्मिनेशन किया, इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑल्सो। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो था, ब्राउनियन मूवमेंट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता ही एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 × 10 की पावर 23, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में हम पढ़ते हैं नॉर्मली मूल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें बताया गया था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स शो करते हैं और कौन से पार्टिकल नहीं करेंगे। तो क्या सस्पेंशन पार्टिकल शो कर पाएंगे? जी नहीं, सस्पेंशन पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, और अगर सस्पेंशन पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो गया तो उनमें ग्रेविटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जनरली सस्पेंशन पार्टिकल जो होते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल do not show but collides and true solution will show। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर हुआ? ऑलराइट, नाउ सी हम बात करते हैं डेट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कॉल एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम 3-4 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज। अब देखो, चार्ज की वजह से ही कोलाइडल पार्टिकल एक्सिस्ट होते हैं। तो एक बात याद रखना कि ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल पार्टिकल दे एग्जिस्ट इन नेचर, वो एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर। नेचर में कोलाइडल पार्टिकल का मेन एग्जिस्टेंस का कारण है उसका चार्ज, ये बात याद रखना। सो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होते हैं, ठीक है, और ये उनको सिमिलर चार्जेस के पार्टिकल अगर होंगे आपके कोलाइडल पार्टिकल में तो उनको पास में आने से रोकेगा, कम क्लोजर उसको रोकेगा। अगर पास में आने से रोकेगा तो फिर कोएगुलेशन होने से रोकेगा। कोएगुलेशन मतलब एग्रीगेशन होना, प्रेसिपिटेट बनना। तो प्रेसिपिटेशन पीपीटी बनने से रोकेगा, प्रेसिपिटेशन होने से रोकेगा, और यही एक्सप्लेन करता है दैट इज द एक्जिस्टेंस ऑफ द कोलाइड। दिस एक्सप्लेन्स द एक्जिस्टेंस ऑफ द कोलाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए वाई कोलाइड्स पार्टिकल आर एग्जिस्ट इन नेचर, तो इट इज ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलाइडल पार्टिकल, दे मेक देम एग्जिस्टेंस विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोएगुलेशन। ठीक है, नाउ चार्जेस की बात करें तो चार्जेस जनरली और 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज द नेगेटिवली चार्ज। यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज। जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स आ गए, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स का मतलब जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, या फिर रस्ट हो गया, वी कॉल्ड इज रस्ट, इसको रस्ट कहा जाता है। तो ये भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो गया। इन सब पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। मेटल्स लाइक बिस्मथ, लेड, आयरन, इन पे पॉजिटिवली चार्ज मिलता है। ऑक्साइड सोल्स लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड सोल। हीमोग्लोबिन पे अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बेसिक डाइस लाइक मिथाइलिन ब्लू, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इज मेटल हाइड्रोक्साइड सोल। जो मेटल हाइड्रोक्साइड सोल होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ठीक है, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड सोल्स। तो ये जो हाइड्रोक्साइड सोल्स होते हैं दे आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज के एग्जांपल्स बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये है, आपको याद रखना है डेट इज आर्सेनिक सल्फाइड्स, मतलब सारे के सारे सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड्स, कैडमियम सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड सोल्स होते हैं दे जनरली आर नेगेटिवली चार्ज। इवन दो मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इन पे भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दिस वन, दैट इज द सोल ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, पर्शियन ब्लू, चारकोल, टैनिक एसिड, ठीक है, ब्लड। टैनिक एसिड तो टैनिंग के अंदर काम आता है। जो एनिमल हाइड्स होती हैं, जो राजा महाराजा जो स्किन जानवरों को शिकार करके लाते हैं तो उनकी जो स्किन होती है उसको हार्डनिंग करने के लिए टैनिक एसिड से भिगोया जाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है और वो जो स्किन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो दोनों आपस में कोएगुलेट होकर हार्डन हो जाती हैं। तो टैनिक एसिड भी आपका क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। सम डाइज लाइक ईओसिन, ईओसिन इज अ स्टेनिंग मटेरियल फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स को हम स्टेन करते हैं बाय द ईओसिन। देन कॉन्गो रेड, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके? दैट इज द दिस थिंग नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ सेकंड फैक्टर जो उसमें आता है वी कॉल एज कैटाफोरेसिस। सेकंड फैक्टर या सेकंड जो उसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल में ही, दैट इज कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, दो नाम दिए जाते हैं। नाउ सी सेकंड आता है इसमें। अच्छा, पहले बात करें कि ओरिजिन ऑफ चार्ज कहाँ से आता है। ओरिजिन ऑफ चार्ज, ये चार्ज आता कहाँ से है? तो बेटा 2 पॉसिबल थ्योरीज दी गई हैं। एक तो दिया गया है फ्रिक्शन के थ्रू, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, सीधा लिख लो, ड्यू टू फ्रिक्शन
फ्रिक्शन करने से भी पार्टिकल्स में चार्ज डेवलप हो जाता है, तो वो है एक रीज़न। और दूसरा आता है दैट इज़ एडजॉर्प्शन थ्योरी, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। डिटेल में आगे देखेंगे इसको, ठीक है। हमें पता है, हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन के अंदर कि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज कैसे एक्वायर करते थे, एक्वायर चार्ज बाय एब्जॉर्बिंग द कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और वहाँ से दे एक्वायर द चार्जेस, ठीक है। तो कॉमन आयन को एड्जॉर्प्शन करते हैं, इसे हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी, दैट इज एड्जॉर्प्शन थ्योरी। तो एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द चार्ज ओरिजिन। नाउ थर्ड हम फैक्टर बात करते हैं, दैट इज कैटाफोरेसिस, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। भाई चार्ज तो आपने क्या दिए सारे चार्जेस है, लेकिन पता कैसे करते हैं, बाय दिस मेथड, ठीक है। तो होता है क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सोल पार्टिकल towards opposite end of electrode under the influence of electricity। इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में अपोजिटली इलेक्ट्रोड पे मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इसमें कैसे होता है, जैसे सपोज करो एक हमने ग्लास की बनी हुई यू शेप ट्यूब ले ली, दिस इज़ द यू शेप ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, और इसके अंदर फिट कर दिया आपने दो इलेक्ट्रोड्स लाइक इन दिस मैनर, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसको हाई वोल्टेज पोटेंशियल बैटरी के साथ जोड़ दिया, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज। तो इस पर पॉजिटिव है तो ये जो टर्मिनल है दैट इज वी कॉल्ड एज एनोड, एंड नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिवली चार्ज आएगा, वी कॉल्ड एज कैथोड। और यहाँ पे आप रख दीजिए कोई भी सोल पार्टिकल, लेटस से FeOH होल थ्राइस रख दिया मैंने। अब अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर ये क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हमें दिखाई देता नेगेटिवली चार्ज पे, कैथोड पे दिखाई देता डिपोजिशन, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अगर एनोड पे दिखाई देगा तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव होगा। तो अपोजिटली एंड इलेक्ट्रोड पे मूवमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ याद रखना, माइग्रेशन ऑफ द जो वेलोसिटी ऑफ सोल्स पार्टिकल हैं वो इट इज़ नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ आयंस। जो माइग्रेशन की जो स्पीड है, माइग्रेशन ऑफ या माइग्रेशन वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सोल पार्टिकल जो होती है इज नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आयंस। और कितनी होती है बेटा, इट इज़ 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी इनकी होती है। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं एक इफेक्ट वी कॉल्ड एज अ ड्रॉन इफेक्ट। ड्रॉन इफेक्ट या इसी को एक और नाम दिया जाता है वी कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, दरअसल सेडिमेंटेशन पोटेंशियल जो होता है इट इज रिवर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको रिवर्स इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कह सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, नाउ सी व्हाट इज ड्रॉन इफेक्ट। ड्रॉन इफेक्ट पे बात कर रहे थे, या सेडिमेंटेशन पोटेंशियल या रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बात कर रहे थे। अगर किसी पार्टिकल को, कोलाइडल पार्टिकल को मूव करवाया जाए इन लिक्विड, लिक्विड में मूव कराया जाए एट रेस्ट, देन द पोटेंशियल अराइजेस। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, और इसी को कहा जाता है ड्रॉन इफेक्ट, या इसको बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हुआ क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉड्स पे डिपोजिशन हो गया और उसके बाद में आप उसको वाटर मीडियम में लेके चले गए या किसी भी लिक्विड पार्टिकल के अंदर ले गए, उसको मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन ना होकर फिर वह क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, पार्टिकल्स फिर से कोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले नहीं करते हैं, नॉर्मली अपने आप ही होता है प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशन तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, या कैटाफोरेसिस का। कैटा का मतलब होता है कटाइन, ठीक है, पहले इसको कटाइन का मूवमेंट कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया गया। तो ध्यान रखना, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज का बारे में पता करना, मेन एप्लीकेशन तो यही है। दूसरी बात जीटा पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इस बात को क्या होता है जीटा पोटेंशियल डिटेल में, तो वो भी इसी के थ्रू पता किया जाता है। इवन दो कोएगुलेशन, इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे जाके इंड्यूस डिपोजिशन हो गया, जिसका मतलब पार्टिकल्स गेट एग्रीगेटेड, वो आपस में जुड़ गया, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं कोएगुलेशन या फिर फ्लॉकुलेशन, दो नाम दिए जाते हैं। सो इसको फर्स्ट टाइम किया था रॉस ने, ये भी आप ध्यान रखना। थैंक यू, दिस मच इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में मेन जो आ जाता है, दैट इज़ एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या था, जीटा पोटेंशियल क्या था, और हार्ट्ज़-उल्ज लॉ क्या था आपका, ये सारे डिटेल्स विद द न्यूमेरिकल्स हम डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।